अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पर बैठे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मेरे सामने बैठे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बच्चों, आप सबका पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से, नेशनल कमेटी की तरफ से तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद भी देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं हमारे राजस्थान के स्टेट लीडर्स, कैडर्स और हमारे राजस्थान के तमाम सपोर्टरों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। वो इसलिए क्योंकि ये प्रोग्राम यूनिटी मार्च, जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कैडर्स यूनिफॉर्म पहनकर एक डिसिप्लिन का मुजाहिरा करते हैं, ये इंडिया में अब तक सिर्फ 3 रियासतों में होता था, लेकिन आज पहली बार 2022 में ये राजस्थान और वेस्ट बंगाल में भी हो रहा है। मैं मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के लिए प्रोग्राम करना आसान नहीं था। आप लोगों के लिए प्रोग्राम करना आसान नहीं था क्योंकि बहुत प्रेशर था, और ये प्रेशर किसी लोकल ग्रुप से नहीं था, बल्कि डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्ट यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रेशर था। यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से आंध्र प्रदेश में प्रेशर डाला गया, वेस्ट बंगाल में प्रेशर डाला गया, राजस्थान में प्रेशर डाला गया। जब उस प्रेशर का कोई असर नहीं हुआ, नोएडा में बैठी हुई इस गवर्नमेंट के पैसे पर पड़ने वाली जो गोदी मीडिया है, उसको हमारे पीछे लगा दिया गया, उन पर भी प्रेशर डाला गया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो लोकल पुलिस है, उन पर भी दिन रात प्रेशर डाला गया। किसी भी तरीके से ये प्रोग्राम कैंसिल होना चाहिए, किसी भी तरीके से ये प्रोग्राम होने नहीं देना चाहिए। इसके बावजूद भी आप सोचिए, एक तरफ पूरी की पूरी बीजेपी और उसकी पूरी की पूरी मशीनरी, एक तरफ पूरी की पूरी आरएसएस और उसका पूरा पैसा, उसका पूरा मशीनरी, और दूसरे तरफ आप और हमारे जैसे लोग, और इंशाअल्लाह जीत हमारी हुई। देखिए, ये जो जिस दिन से हमने अनाउंस किया कि ऐसा एक प्रोग्राम हम लोग राजस्थान, बंगाल में करेंगे, उस दिन से कॉन्स्पिरेसी, साजिशें चालू हो गई। दिन रात कॉन्स्पिरेसी करने लगे, दिन रात वो लोग मेहनत करने लगे ये प्रोग्राम को नाकामयाब करने के लिए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जितना वो षड्यंत्र कर रहे थे, उससे ज्यादा काम हम लोग उनके षड्यंत्र को हराने के लिए कर रहे थे। उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग उनके साजिशों को तो हम रोक नहीं सकते, आपको पूरी आजादी है, आपको पूरी आजादी है, जो साजिशें करना है कर लो, हम आपको रोक नहीं सकते। लेकिन सिर्फ इतना कह सकता हूं कि तैयार रखिए कि जब भी आप अपने साजिशों को लेके आएंगे, आपके सामने पॉपुलर फ्रंट का कैडर खड़ा मिलेगा आपको। आज का जो दिन है, आज ही के दिन 17 फरवरी 2007 को पॉपुलर फ्रंट का स्थापना हुआ था। आज ही के दिन पॉपुलर फ्रंट को हमने मुल्क के आवाम के नाम पर, मुल्क के आवाम को हमने तोहफे के तौर पर मुल्क के लिए हमने तंजीम को बनाया था। 2007 में ये तंजीम इंडिया की सिर्फ 3 रियासतों में थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज इंडिया के 22 रियासतों में यह तंजीम काम कर रही है, और यह कारवां इंशाअल्लाह रुकने वाला नहीं। जब तक इंडिया के कोने कोने तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारा कारवां इंशाअल्लाह रुकेगा भी इंशाअल्लाह। और हमारा ये जो सफर है, ये सफर कोई आसान सफर नहीं था। हर साल, हर दिन इस सफर में हमें प्रॉब्लम हुआ, हर दिन हमें तोड़ने की कोशिश की गई, हर दिन दुनिया भर के प्रॉब्लमों को हमारे ऊपर लाया गया। बहुत सारे लोगों ने यहां तक कहा कि आज तक आप लोगों ने काम किया कैसे। बहुत सारे मीडिया के रात के 9 बजे के डिबेट में उन्हें बहुत शौक रहते हैं, उन्हें बहुत ताज्जुब होता है। वो लोग समझते हैं कि ये पॉपुलर फ्रंट कोई ऐसी तंजीम है जो किसी कुएं के अंदर छुपी हुई है, किसी गार के अंदर छुपी हुई है। जब वो इस तरीके का प्रोग्राम देखते हैं, सिर्फ पॉपुलर फ्रंट के कैडर्स को नहीं बल्कि आवाम को, इतने हजारों लाखों की तादाद में आवाम को पॉपुलर फ्रंट के साथ जुड़ते हुए देखते हैं, वो समझ नहीं सकते, वो समझ नहीं सकते क्या हो रहा है। उनको मैं समझाना चाहता हूं, यह तंजीम
हमने किसी का परमिशन लेके शुरू नहीं किया था। हमने नागपुर में आरएसएस के सरसंघचालक के सामने कोई अर्जी नहीं डाली थी कि हमें इंडिया के अंदर काम करना है, परमिशन दो। हमने किसी की परमिशन लेके काम नहीं किया और किसकी परमिशन लेके काम बंद भी नहीं करेंगे। पिछले अगर आप देखेंगे 15 सालों में एक चीज पर हर कोई, जो हमारा सबसे बड़ा मुखालिफ करने वाला भी, वो एक चीज पर राजी हो जाता है, वो ये है कि जितना टारगेट पिछले 15 सालों में पॉपुलर फ्रंट को किया गया उतना और किसी को नहीं किया गया। और खासकर पिछले 7-8 सालों से जब से सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, आप लोग जानते हैं हमारे साथ क्या क्या हुआ। आप लोग जानते हैं गवर्नमेंट के सारे एजेंसियों को एक टास्क दिया गया। डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के अंदर एक स्पेशल टीम को सेटअप किया गया जिसमें रिटायर्ड आईएएस और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स हैं। उस टीम को सिर्फ यही काम है कि दिन रात आप पॉपुलर फ्रंट को किस तरीके से टारगेट करना है, उसके नए नए आप प्लान बनाओ। इनकम टैक्स को किस तरीके से यूज करना है, ईडी को किस तरीके से यूज करना है, एनआईए को किस तरीके से यूज करना है। हमें हर दिन नोटिसें आती है, हमेशा हमारे घरों में, ऑफिसों में रेड होते हैं, हमारे बच्चों को अरेस्ट किया जाता है, फेक केसों में डाला जाता है। हर दिन हम देखते हैं दुनिया में कोई भी इश्यू हो, कहीं पर टीबी हो, मलेरिया हो, कोरोना हो, कुछ भी हो, हर किसी में पॉपुलर फ्रंट का नाम जोड़ा जा रहा है। हमारे भाइयों को शहीद किया गया, ये पिछले 2 साल में पॉपुलर फ्रंट के 2 भाइयों को शहीद किया गया। उनका नाम मैं लेना चाहता हूं, सलाहुद्दीन और शाम, ये 2 लोगों को शहीद किया गया। क्यों भाई, क्यों इतना टारगेट कर रहे हैं, क्यों इतना टारगेट कर रहे हैं? एक तरफ से लोग कह रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट एक फ्रिंज है, पॉपुलर फ्रंट के साथ कोई नहीं है। जब अगर आपको लगता है कि हम फ्रिंज है, हमारे साथ कोई नहीं है, तो हमें इतना टारगेट क्यों कर रहे हैं? आपकी इतनी बड़ी मिशनरी हमारे लिए क्यों बड़ी है? वो इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि आज इंडिया के अंदर आरएसएस बीजेपी के लिए सबसे बड़ा ऑपोजिशन कोई है तो वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। क्या है ऑपोजिशन का मतलब? इंडिया में दूसरे ऑपोजिशन पार्टीज भी हैं, उनका ऑपोजिशन क्या है? उनका ऑपोजिशन 5 साल में एक बार वाला ऑपोजिशन है। 5 साल में एक बार इलेक्शन के वक्त वो अपने ऑपोजिशन की जिम्मेदारी निभाती है, लेकिन ये तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हर साल हर दिन अपना ऑपोजिशन की जिम्मेदारी निभाती है। चाहे वो किसी मुसलमान पर जुल्म हो, किसी दलित पर जुल्म हो, किसी सिख पर जुल्म हो, किसी हिंदू पर जुल्म हो, किसी क्रिश्चियन पर जुल्म हो, आप देखेंगे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हमेशा सबसे आगे रहता है। और ये इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। इन्हें लगता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया तो क्यों टारगेट कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इतना सारा आरएसएस बीजेपी का पावर दिखाकर भी ये लोग ना तो खरीदे जा सकते हैं और ना तो डराए जा सकते हैं। बहुत सारे ऑपोजिशन को लोग खरीद भी रहे हैं, बहुत सारे लोगों को डरा भी रहे हैं, लेकिन ये हम पर काम नहीं कर रहा है। इनको फिक्र यह है कि इतना सारा पावर होने के बावजूद भी हम उनसे डर नहीं रहे। वो इसलिए क्योंकि हम कहते हैं डर सिर्फ अल्लाह का और किसी का नहीं। ये चाहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट भी कहे कि अपनी बुज़दिली को हिकमत और मसलियत के नाम पर छुपा दें, ये चाहते हैं। लेकिन पॉपुलर फ्रंट कहता है कि मौत भी बुज़दिली से बेहतर है। मौत चलेगा लेकिन बुज़दिली नहीं चलेगी। गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर शेर का एक दिन है। यह चीज आवाम को सिखाने वाली पॉपुलर फ्रंट है। लोग हमसे कहते हैं आप थोड़ा खामोश हो जाइए, आप इतना रिस्क मत लीजिए, आप लोग इतना सारा बात मत कीजिए, आप थोड़ा खामोश हो जाइए चंद सालों के लिए। वो चंद बेवकूफ लोग समझते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट चली गई सब ठीक हो जाएगा। चंद हमारे अंदर ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट चली गई सब ठीक हो जाएगा। आपको समझना चाहिए इंडिया में जो ये कम्युनलिज्म चल रहा है ये पिछले 7 सालों से नहीं चल रहा है, ये पिछले 90 सालों से चल रहा है। ये 7 सालों में तो सिर्फ इसका इजहार दिख रहा है, लोग दिखा रहे हैं आपको। और ये जब चल रहा है लोग हमसे कहते हैं आप खामोश रहो, आप खामोश रहो, आप बात मत करो। उनसे हम कहते हैं कि एक जहाज के लिए सबसे सुरक्षित जगह किनारा है, लेकिन जहाज किनारों के लिए नहीं बना। जहाज किनारों के लिए नहीं बना, जहाज बना है समुद्र के अंदर। वो मुश्किल लहरों और तूफानों का सामना कर अपनी मंजिल तक जाने के लिए बना है।
तो ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया तंजीम भी हम लोग किसी एक ऑफिस के अंदर, दफ्तर के अंदर लॉक करने के लिए हमने नहीं बनाया। फील्ड में उतरकर चैलेंजेस को फेस कर इंडिया की आवाम के हक को बचाने के लिए हमने काम किया है। जिस चैलेंजेस और डर का, जिस चैलेंजेस और प्रॉब्लम आप हमें दिखा रहे हैं, जिसकी आप हमें धमकियां दे रहे हैं, ये सारे धमकियां तो हमें पहले दिन से ही पता था। जिस दिन हम इस तंजीम के अंदर आए उसी दिन से हमें पता था कि ये सारे चैलेंजेस हमारे सामने आने वाले हैं। तो ये धमकियां, ये डर, ये जेल, ये केस, इससे आप हमें मत डराइए, किसी और को डराइए। क्योंकि जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इससे डरते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम जब हम पर आते हैं, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है कि हम हक के रास्ते में हैं। हर साल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 17 फरवरी को एक इश्यू को उठाता है। हर साल हमारा थीम अलग होता है। इस बार का हमारा थीम जो है सेव द रिपब्लिक है। सेव द रिपब्लिक का मतलब जमहूरिया बचाओ। आज हमारे मुल्क के अंदर अगर कोई सोच रहा है कि मुस्लिम खतरे में है, हिंदू खतरे में है, सिख खतरे में है, ये गलत फहमी है। हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ कोई एक धर्म के लोग खतरे में नहीं है, बल्कि हमारा पूरा का पूरा मुल्क ही खतरे में है। पूरे के पूरे मुल्क के, हमारा जो मुल्क जिस बुनियाद पर है, जिस जमहूरियत की बुनियाद पर है, उस जमहूरियत को ही तोड़ने का काम किया जा रहा है। और ये कोई पॉपुलर फ्रंट नहीं कह रहा है, ये कोई पॉपुलर फ्रंट नहीं कह रहा है। एक जमाना ऐसा था कि पूरी दुनिया ये कहती थी कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी इंडिया है। हम कहीं पर भी जाते थे, किसी मुल्क में भी जाते थे, लोग हमारी तारीफ करते थे कि इतने बड़े 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आप लोग चला रहे हैं, क्या बेहतरीन मुल्क है। लेकिन पिछले 7 सालों में आपने देखा वर्ल्ड के अलग अलग एजेंसियों ने रिपोर्ट बनाया कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर खतरे में कोई चीज है तो इंडिया की डेमोक्रेसी है, इंडिया का रिपब्लिक है। यानी दो जमहूरी हमारी बुनियाद थे। हमारे मुल्क जब आजाद हुआ, आजाद होने के वक्त हमारे मुल्क के जो फाउंडर्स थे, उन्होंने हमारे मुल्क को जो जमहूरियत दिया था, उस जमहूरियत को ही तबाह करने का काम हो रहा है। और पूरे वर्ल्ड के अलग अलग रेटिंग में आ रहा है कि इंडिया इज अ इलेक्ट्रो ऑटोक्रेसी, यहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है? बहुत सारे लोग हमसे आकर कहते हैं इलेक्शन तो होता है 5 साल के अंदर, 5 साल में इलेक्शन तो होता है, डेमोक्रेसी है। मैं उनसे कहना चाहता हूं डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन डेमोक्रेसी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, पूरा का पूरा डेमोक्रेसी नहीं। क्या है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि हर एक नागरिक को, चाहे गरीब हो अमीर, अगर उसे लगता है कि गवर्नमेंट उसके खिलाफ कोई भी एक पॉलिसी लाती है, उस पॉलिसी की मुखालिफत करने की उसकी पूरी परमिशन है। यह है डेमोक्रेसी। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर को भी एक आम नागरिक की बात सुनने पर मजबूर करता है डेमोक्रेसी। आज आप इंडिया में देखेंगे सबसे ज्यादा अगर अटैक हुआ है इसी डेमोक्रेसी पर हुआ है। बीजेपी की एक टीम चाइना को गई थी, बीजेपी की एक टीम सीक्रेट मीटिंग के लिए चाइना को गई थी। क्यों चाइना गए थे वो लोग? चाइना के अंदर जाके उस चाइना जिसको लोग दिन रात गाली देते रहते हैं, उस चाइना की सीपीएम, वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उस कम्युनिस्ट पार्टी को स्टडी करने के लिए वो लोग गए थे। क्यों स्टडी करने के लिए गए थे? क्योंकि चाइना के अंदर सिर्फ एक पार्टी का हुक्म चलता है, वहां पर अलग अलग पार्टियों के हुकूमत नहीं चलते। उसी तरीके से जिस तरीके से चाइना में एक सिंगल पार्टी पिछले 70-80 सालों से पूरे चाइना की हुकूमत कर रही है, किस तरीके से वो लोग हुकूमत कर रहे हैं, वैसा ही हुकूमत इंडिया के अंदर एक मुल्क, एक पार्टी का निजाम लाने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है। बहुत सारे ऑपोजिशन पार्टी इस बात को ओपनली नहीं कह रहे हैं, उन्हें डर लग रहा है हम लोग ये बात ओपनली कहेंगे तो हमारे वोट कट जाएंगे। मैं उन ऑपोजिशन पार्टी से कहता हूं, आपको फिक्र करना है तो सिर्फ और सिर्फ मुल्क की जमहूरियत की फिक्र करना है, अपने वोटों का फिक्र करना नहीं है। अगर आप अपने वोटों का फिक्र करेंगे, ना तो आपकी पार्टी रहेगी, ना तो आपके वोट रहेंगे। आज हमारे मुल्क के सामने कोई भी पार्टी हो, कोई भी तंजीम हो, उनके बीच में कितने भी इख्तलाफात हो, उनके सामने आज सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे जमहूरियत को बचाना। हम जानते हैं आज हमारे मुल्क के अंदर गवर्नमेंट के खिलाफ एक बात करते ही अपर लेबल लगाया जाता है। जब किसान जाकर 1 साल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें खालिस्तानी कहा गया। जब मुसलमान सीए एनआरसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें एंटी नेशनल कहा गया। जब दलित भीमा कोरेगांव में जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें अर्बन नक्सल कहा गया। और आज जब मुस्लिम बच्चे अपने हिजाब के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
उनके ऊपर भी अलग अलग इल्जाम लगाए जा रहे हैं। क्या है ये? आज इंडिया में ऐसी एक गवर्नमेंट है जिसे पसंद नहीं है एक भी मुखालिफत की बात सुनने की, मुखालिफत सुनना पसंद नहीं करती। और जब एक गवर्नमेंट मुखालिफत सुनना पसंद नहीं करती, वो गवर्नमेंट तानाशाही गवर्नमेंट हो जाती है। तो आज इंडिया के अंदर जो बीजेपी की हुकूमत है, ये एक डेमोक्रेटिक हुकूमत नहीं है, ये एक डिक्टेटर हुकूमत है, तानाशाही हुकूमत है। गवर्नमेंट के एजेंसीज को जिस तरीके से मिसयूज पिछले 7 सालों में हुआ है, आज तक नहीं हुआ। यूएपीए जैसा कानून, टेररिस्टों पर लगाने वाला कानून आम आदमियों पर लगाया जा रहा है। सेडिशन जैसा एक कानून, मुल्क के खिलाफ जंग, सेडिशन का मतलब होता है मुल्क के खिलाफ जंग, ऐसा एक कानून छोटे कॉलेज जाने वाले बच्चों पर लगाया जा रहा है। और ये केसेस कितने फेक हैं आपको पता होना चाहिए कि पूरे इंडिया में पिछले अगर आप 10 साल के अंदर देखेंगे, जितने यूएपीए केसेस लगाए गए, जितने लोगों पर यूएपीए केसेस लगाए गए, उसमें सिर्फ 2% लोगों पर जुर्म साबित हुआ, 98% लोगों पर साबित नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? 98% यूएपीए केसेस फेक थे, झूठ थे। ईडी के बारे में आप लोग जानते हैं, ईडी ने पिछले 9 सालों में 1700 रेड किए, 1700 रेड किए। आपको पता है 1700 केस में कितने केस में गिल्टी प्रूव हुआ, साबित हुआ, जुर्म साबित हुआ? 1700 में सिर्फ 9। इसका मतलब क्या है? बाकी 1650 से ज्यादा केस फेक है, झूठ है। अगर आप सेडिशन केस देखेंगे, 326 सेडिशन केस आए हैं पिछले 5 सालों में, और ये 326 सेडिशन केसों में सिर्फ 6 केस साबित हुए हैं। इसका मतलब 320 से ज्यादा केस झूठे हैं। किस तरीके से आप देखिए ये गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है एजेंसीज को डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए। आज हम देखेंगे ये गवर्नमेंट जो है मिसमैनेजमेंट की एक पुतली बन गई। इस तरीके का एक मिसमैनेजमेंट है, किसे पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। एक पार्लियामेंट नाम का एक है, पार्लियामेंट को जो डेमोक्रेसी का मंदिर कहा जाता है, उस पार्लियामेंट की ना तो इज्जत है, उस पार्लियामेंट की ना तो एक मर्यादा है। प्राइम मिनिस्टर को दोपहर को सोने के बाद रात को 9 बजे या 8 बजे याद आ जाता है कि आज मुझे डिमोनेटाइजेशन करना है, आज मुझे जीएसटी लागू करना है, आज मुझे लॉकडाउन लागू करना है। एक आदमी के प्रोजेक्शन के लिए, एक आदमी की इमेज बनाने के लिए, एक आदमी की एक झूठी तस्वीर दुनिया को दिखाने के लिए 100 करोड़ हिंदुस्तानियों को परेशानी में डाला जा रहा है। 100 करोड़ हिंदुस्तानियों को परेशानी में जा रहा है। ये आज हमारी मुल्क की हालत है। ये मिसमैनेजमेंट हमने देखा। आप लोगों को एक बात जाननी होगी, हाल ही में यूपी के अंदर एक मीडिया वालों ने जाकर एक आम किसान से पूछा कि हमारे देश की हालत क्या है। उस किसान ने देश की हालत एक अल्फाज में बेहतरीन तरीके से की। उसने कहा हमारे देश को 4 लोग चला रहे हैं, 2 लोग बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं, चारों गुजरात से है। यही चल रहा है, यही चल रहा है। जब से ये गवर्नमेंट आई है, पिछले 7 सालों में अगर आप देखेंगे या कोविड में देखिए, कोविड में 2 साल में पूरा का पूरा मुल्क तबाह हो गया था। मुल्क के अंदर इकोनॉमी बर्बाद हो गई थी। मुल्क के अंदर जो है 84% हिंदुस्तानियों का आमदनी कम हो गया है। 84% हिंदुओं का आमदनी कम हो गया है। 4.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, पॉवर्टी के नीचे चले गए। हम लोग सोचें कि इंडिया की हालत बहुत खराब है, लेकिन इंडिया की हालत सिर्फ आम लोगों के लिए खराब है। आप लोग जानना चाहिए कि पिछले 2 साल के अंदर इंडिया के अंदर अरबपतियों की तादाद 100 से 140 हो गई है। एक तरफ गरीब ज्यादा हो रहे हैं, दूसरे तरफ आप देखेंगे अरबपति ज्यादा हो रहे हैं। और इन अरबपतियों के, ये 140 अरबपतियों की कुल आमदनी क्या है? इनकी कुल आमदनी लॉकडाउन से पहले 23 लाख करोड़ था, 23 लाख करोड़ था। लॉकडाउन के बाद इनकी आमदनी 50 लाख करोड़ हो गई। यानी लॉकडाउन में आप लोग कह रहे हैं मेरा पैसा चला गया, मुझे बिजनेस नहीं, मेरा दुकान बंद हो गया, मेरे पास खर्चे के लिए पैसे नहीं। आपके पैसे गए किधर? आपके पैसे गए अडानी अंबानी के पास।
जो गंगा में लाशें बह रही थी, किसकी लाशें थी? मुसलमानों की तो नहीं थी। जो शमशान घाट में लाइन में रुके थे अपने चिता जलाने के लिए, किसके चिता थे? हम तो शमशान घाट में नहीं जलाते। जो चेन्नई, दिल्ली, बैंगलोर से यूपी, बिहार में चल चल के लोग जा रहे थे लॉकडाउन के वक्त, कौन थे वो? ज्यादातर कौन थे? मुसलमान थे क्या? नहीं, ज्यादातर मुसलमान नहीं थे। तो देखिए, मैं यहां पर हमारे हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि ये जो आपके अंदर एक फीलिंग लाया जा रहा है हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है ताकि ये गवर्नमेंट अपनी नाकामियों को छुपाए। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए गवर्नमेंट इस तरीके का एक डिविसिव पॉलिटिक्स, इस तरीके का एक सियासत आज कर रही है। पूरे के पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया गया है। ये गवर्नमेंट से ये हमारा मुल्क संभला नहीं जा रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट कह रहा है कि हम पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, चाइना को बर्बाद कर देंगे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अगर बर्बाद करना है, एक आसान तरीका है। वो आसान तरीका यह है कि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, क्योंकि पिछले 7 सालों में जो उन्होंने इंडिया के साथ किया, सिर्फ 1 महीना हुआ अगर पाकिस्तान के साथ करेंगे, वो कंट्री बर्बाद हो जाएगी। ये सबसे आसान तरीका है। आज हमारे देश का एक्सटर्नल अफेयर्स क्या है? अफगानिस्तान के अंदर पूरा का पूरा एक एक्सटर्नल अफेयर्स का फेलियर कर दिया है, डिप्लोमेसी का फेलियर कर दिया है। चाइना और पाकिस्तान को और नजदीक कर दिया गया है। इस तरफ से मालदीव्स हमेशा हमारे करीब था, मालदीव्स को भी चाइना के कंट्रोल में डाला गया है। नेपाल जो जमाने से हमारे करीब था, नेपाल भी चाइना के कंट्रोल में चला गया है। इस तरफ से श्रीलंका के अंदर पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट चाइना का है। अब बांग्लादेश में देखिए, बांग्लादेश की पूरी स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल चाइना करता है। किया क्या फिर आपने? क्या 7 साल में क्या किया? यही किया, हिंदू खतरे में है, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ो, मरो, जेनोसाइड करो, यही किया। तो यहां पर मुल्क की आवाम को इनका जो हिपोक्रेसी है, इनकी जो एक मुनाफिकत है, उस मुनाफिकत को समझना पड़ेगा। और जैसे जैसे इनकी फेलियर ज्यादा होते रहेंगे, आप लोग याद रखिए, उतना उतना मुल्क के अंदर कम्युनल पॉलिटिक्स ज्यादा होगा। क्योंकि जब जब बीजेपी की पॉलिटिक्स हार गई है, तब तक उन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स यानी धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स को ज्यादा किया है। आज हम लोग यूपी के अंदर देख रहे हैं किस तरीके से 80-20 की पॉलिटिक्स चल रही है, किस तरीके से अली बजरंग बली की पॉलिटिक्स चल रही है। ये बीजेपी मुल्क को जलाने का काम कर रही है और ये ज्यादा होगा। इसमें आप लोग जानते हैं कि इसमें सबसे बड़ा टारगेट लोग किसको करेंगे? इसमें सबसे बड़ा टारगेट लोग यहाँ के हिंदू नौजवानों को करेंगे। मैं हिंदू फैमिलियों से कहना चाहता हूं, ये आरएसएस के लोग आकर आपको कहते हैं कि त्रिशूल पकड़ो, तलवार पकड़ो, लेकिन अपने बच्चों को तो ये लोग आईपैड और लैपटॉप देते हैं। इनका बेटा तो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया और आपके बच्चे जेल में जाना है। ये चल रहा है आज मुल्क के अंदर। यानी अपने आरएसएस बीजेपी वालों के बच्चों के लिए अलग कानून और गरीब हिंदुओं के लिए अलग कानून। इनके बच्चे सऊदी और यूएई के अरबों के साथ और पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ बिजनेस करते हैं। अजीत डोवल जो इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, इसका बेटा पाकिस्तानी एक आदमी के साथ बिजनेस पार्टनर है। इंडिया के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो बीजेपी पॉलिटिशियंस हैं, इनका अरबों के साथ बिजनेस चलता है। इनको अरब और मुसलमान चाहिए, लेकिन आप लोगों के लिए मुसलमान क्या है? दुश्मन है। ये जो एक मुनाफिकत है, इस मुनाफिकत को समझना पड़ेगा। और जैसा मैंने बताया, ये ज्यादा होने वाला है। आपने हरिद्वार में देखा, हरिद्वार में क्या किया गया? जेनोसाइड का एक कॉल किया गया। जेनोसाइड का मतलब क्या है? जेनोसाइड का मतलब नरसंहार है। यानी जिस तरीके से रवांडा में हुआ, जहां पर 6 लाख तुत्सी लोगों का कत्ल किया गया था, जिस तरीके से बोस्निया में हुआ, जहां पर 5 लाख से ज्यादा बोस्नियन मुस्लिम्स का कत्लेआम किया गया था, जिस एजेंसी ने कहा था कि रवांडा में जेनोसाइड होगा, जिस एजेंसी ने कहा था कि बोस्निया में जेनोसाइड होगा, वही एजेंसी जिसको जेनोसाइड वॉच कहते हैं, जिसका चीफ ग्रेगरी स्टैंटन है, वो ग्रेगरी स्टैंटन कहता है जो हालात रवांडा में थे, जो हालात बोस्निया में थे, वैसे ही हालात मैं इंडिया के अंदर देख रहा हूं। वो पूरी दुनिया के लोगों से कह रहा है कि इंडिया को बचाओ। तो ये जो आप जेनोसाइड की बातें सुन रहे थे और बीजेपी के लोग कह रहे थे, हम तो नहीं कह रहे, कोई फ्रिंज एलिमेंट कह रहा है, कोई बेवकूफ लोग कह रहे, ये ऐसा नहीं है। ये आरएसएस का एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है। जमाने से आरएसएस चाहता है इंडिया के अंदर जेनोसाइड होना है और ये जेनोसाइड का कॉल दिया जाता है। उनसे मैं कहना चाहता हूं
आरएसएस और संघ परिवार से हम लोग कहना चाहते हैं, ये जेनोसाइड की पॉलिटिक्स आप लोग रोकिए। ये जेनोसाइड की जो आप बातें कह रहे हैं, बातें रोकिए। क्योंकि एक बात तो श्योर है, जब आप ये जेनोसाइड का पॉलिटिक्स लेके जेनोसाइड करने आएंगे तो यहां पर 20 करोड़ लोग आपकी आरती नहीं उतारेंगे। यहां पर कोई आपको रेड कारपेट में वेलकम नहीं करेगा। जिस तरीके से अलग अलग इंटेलेक्चुअल्स ने कहा है, हाल ही में एक्टर नसरुद्दीन शाह ने भी कहा है कि जब यहां पर मुल्क को बर्बाद करने के लिए ये संघ परिवार के लोग आएंगे, मुल्क के अंदर जेनोसाइड करने के लिए आएंगे, तो इस मुल्क के लोग और इंशाअल्लाह उस मुल्क के लोग में सबसे आगे मुसलमान सबसे पहले इनकी जेनोसाइड को मुकाबला करने के लिए सामने रुकेंगे। इसी जेनोसाइड का एक हिस्सा आप देखते हैं, हिजाब का इशू है। कर्नाटका के अंदर जमाने से वो लड़कियां स्कार्फ पहना करती थी। अगर आपसे कोई कहता है कि उस कॉलेज में वो लोग दिसंबर से पहले स्कार्फ नहीं पहनते हैं, तो सबसे बड़ा झूठ है। उस कॉलेज में हमेशा हमेशा मतलब हमेशा, मैं कर्नाटक से हूं, मुझे पता है, बहुत दफा मैं उड़पी गया, मुझे पता है। उड़पी में, मंगलूर में और कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ा जो जिले हैं, उस जिले में हमेशा से लड़कियां कॉलेज में स्कार्फ पहन के जाती हैं, हमेशा से। प्रॉब्लम कहां क्रिएट हुआ? प्रॉब्लम तब क्रिएट हुआ जब उड़पी डिस्ट्रिक्ट का एमएलए और कुंदापुरा का एमएलए, ये दो जगह के एमएलए ने जब आकर पुलिस प्रिंसिपल पर प्रेशर डाला, तब प्रॉब्लम चालू हुआ। वरना ये इशू नहीं था। कॉलेज के लोग उन्हें अलाउ करते थे, टीचर्स अलाउ करते थे, टीचरों को कोई फिक्र ही नहीं थी, कॉलेज के लोगों को फिक्र ही नहीं थी। लेकिन जब बीजेपी वहां पर आया, तब ये इशू हुआ। क्योंकि यूपी इलेक्शन में इनकी हालत खराब हो गई थी। यूपी इलेक्शन में इन्हें पता चल गया था कि लोग इन्हें वोट नहीं दे रहे, वहां इनके धर्म का पॉलिटिक्स नहीं चल रहा है। इसलिए आपने देखा कि हिजाब के इशू को उठाया गया, एक कॉलेज के इशू को पूरे कर्नाटक में फैलाया गया। और जब वो बच्चियां प्रोटेस्ट करने लगी, अपने हक के लिए कोर्ट को गई, तब कहने लगे कि इसके पीछे पीएफआई है, इसके पीछे सीएफआई है, इसके पीछे फला मुस्लिम संगठन है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं सबसे पहले, जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम लड़कियां अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते और उन्हें किसी एक संगठन का जरूरत है, वो सबसे एक नीच मानसिकता है। क्योंकि हमारी जो लड़कियां हैं, ये आज से 70 या 100 साल पुरानी लड़कियां नहीं है। आज की जो मुस्लिम लड़कियां हैं, उनके अंदर इतनी काबिलियत है कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं अपने हक के लिए लड़ने के लिए। CA-NRC के वक्त कहां थे मुसलमानों के मर्द? कहां थे मुसलमानों के मर्द? कहां थे मुसलमानों के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े तंजीमें? CA-NRC का अगर पूरे के पूरे कैंपेन को किसी ने लीड किया तो मुस्लिम औरतों ने किया। अगर मुस्लिम औरतें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए सड़कों पर आ सकती है, तो जरा सोचिए अपने दीन और हिजाब को बचाने के लिए वो क्या कर सकते हैं। ये हिजाब का इशू आप याद रखिए। जैसा मैंने आपसे कहा, जेनोसाइड में 10 मरहले होते हैं। उस 10 मरहलों में 2 मरहले बहुत इंपॉर्टेंट मरहले हैं जिसको आपको जानना चाहिए। उसमें एक मरहला होता है जिसको कहते हैं सिंबलाइजेशन। सिंबलाइजेशन का मतलब होता है कि एक कौम के चंद सिंबलों के खिलाफ इतना नफरत डाल दो कि उसे देखते ही लोगों के दिलों में नफरत आ जाए। जिस तरीके से आजान सुनते ही आपको नफरत आना चाहिए, नमाज देखते ही आपको नफरत आना चाहिए, हिजाब देखते ही आपको नफरत आना चाहिए, इसको सिंबलाइजेशन कहते हैं। इसी तरीके का सिंबलाइजेशन रवांडा में हुआ था, इसी तरीके का सिंबलाइजेशन बॉस्निया में हुआ था, और वही सिंबलाइजेशन आज इंडिया में हो रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं कि मस्जिदों से प्रॉब्लम, नमाज से प्रॉब्लम, हिजाब से प्रॉब्लम, हलाल खाने से प्रॉब्लम, कि आपके उनकी प्लेट के सामने चिकन ला के रखेंगे तो चिकन हलाल हुआ है कि नहीं, उसमें प्रॉब्लम। ये सिंबलाइजेशन है। और इसके बाद और एक मरहला आता है जिस मरहले को कहते हैं डीह्यूमनाइजेशन। डीह्यूमनाइजेशन का मतलब होता है आप इंसानी नहीं हो, आप इंसानी नहीं हो। इंसान को जो एक बुनियादी हक है वो हक भी आपको नहीं है, और वही आज इस मुल्क के अंदर चल रहा है। ये जो हमारी लड़कियां हैं, ये लड़कियों को इस तरीके से इनका जहन में डाला जा रहा है कि तुम्हें इज्जत नहीं है। वरना आप सोचिए, कोई स्कूल के दरवाजे के बाहर, गेट के बाहर किसी का बुर्का निकालेंगे, और ये मीडिया के लोग नोएडा में बैठने वाले वो बुर्का निकालने का वीडियो लाइव शो कर रहे हैं। आप कहां गई शर्म? इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब एक एजेंडा है। वो एजेंडा यह है कि इस कम्युनिटी को डिह्यूमनाइज करो, इनको जलील करो। ये इंसान नहीं है। जो एक इंसान को एक बेसिक इज्जत की जो एक राइट है, एक हक है, वो हक भी आपको हम नहीं देंगे। ये चल रहा है आज मुल्क के अंदर। तो इस हिजाब इशू को चंद लोग आकर हमसे कहे थे, मुझे भी चंद लोगों ने कहा क्या पॉपुलर फ्रंट इसके पीछे है? मैंने उनसे वही कहा, इंडिया में किसी को मच्छर काटता है तो भी मीडिया कहती है कि पॉपुलर फ्रंट उसके पीछे है। समझे? उसके पीछे पॉपुलर फ्रंट रहने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे कोई भी नहीं है। इसके आगे मुस्लिम लड़कियां हैं बस। ये पूरे के पूरे इशू को वो 13 साल 14 साल 15 साल की लड़कियां लीड कर रही हैं। और आज इस प्रोग्राम से मैं उन लड़कियों को सल्यूट करता हूं, क्योंकि जो ताकत, जो हिम्मत, जो गैरत मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े बड़े लीडरों ने नहीं दिखाया, वो ताकत और हिम्मत और इस्लाम का असल जज्बा हमारी वो बच्चियां दिखा रही हैं। आप लोग ये भी सोचेंगे क्यों मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है? आपको पता होना चाहिए। सचर रिपोर्ट जो 2007 में आया था, सचर रिपोर्ट में एक स्टडी था जिसमें बताया गया था कि पूरे इंडिया में 2007 में सिर्फ 6.7% मुस्लिम लड़कियां कॉलेज को जाती थी। 6.7% मुस्लिम लड़कियां कॉलेज को जाती थी। आज 2019 में जो रिपोर्ट आया, 2019 के रिपोर्ट में बताया गया है कि मुसलमानों की लड़कियां कॉलेज में जाने की तादाद 13.5% हो गया है। कर्नाटक के अंदर 2007 में मुस्लिम लड़कियां कॉलेज जाने की तादाद सिर्फ 1.1% था। सिर्फ 1.1% मुस्लिम लड़कियां कॉलेज को जाती थी। आज उसी कर्नाटक के अंदर 15.8% मुस्लिम लड़कियां कॉलेज को जा रही हैं। और अगर संघ परिवार को किसी भी एक चीज से डर है, वो डर ये है कि जब उनके सामने एक एजुकेटेड मुस्लिम लड़की उनके ऊपर उंगली उठाकर जब हक और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। उन्हें कौन सी मुस्लिम लड़कियां चाहिए जो अपने हक के लिए रोए? उन्हें ऐसी मुस्लिम लड़कियां चाहिए जिनको वो कहेंगे मत करो, वो चले जाए। लेकिन उनसे कहना चाहता हूं कि अभी वैसी लड़कियां हमारे कौम में प्रोड्यूस होना बंद हो गए। अभी हमारे कौम के अंदर ऐसी लड़कियां आ रही हैं, ऐसी लड़कियां आ रही हैं जिनको बात करने आता है, जिन्हें बात करने आता है। उनके पास लैंग्वेज भी है और उनके लैंग्वेज को एक ट्रांसलेशन भी है, जो ट्रांसलेशन सिर्फ आरएसएस समझता है, सिर्फ आरएसएस समझता है उस ट्रांसलेशन को। और ये ब्रीड, ये लड़कियों का ब्रीड कम होने वाला नहीं, ये ज्यादा ही होने वाला है। आखिर में अपनी बात खत्म करते हुए चंद जिम्मेदारियों की बात कहता हूं। इसमें पूरे ये जो मुल्क के अंदर हालात है, इस हालात को बदलना है। और इसकी बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ किसी एक तंजीम की या किसी एक कौम की नहीं। सबसे पहले मैं यहां पर हिंदू धर्म गुरुओं से कहना चाहता हूं, ये मुल्क को बचाना, सेक्युलरिज्म को बचाना सिर्फ मुसलमानों ने ठेका लेके नहीं रखा है। मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए। आज अगर हिंदू कम्युनिटी के अंदर आरएसएस रेडिकलाइजेशन कर रहा है, तो हिंदू रिलीजियस लीडर्स को चाहिए कि डी रेडिकलाइजेशन का काम आप लोग करें। डी रेडिकलाइजेशन का मतलब यह है कि अगर उनके अंदर जहर, उन्हें कट्टरपंथी बनाया जा रहा है, तो आप उनके अंदर कट्टरपंथ के खिलाफ काम करो। मैं आपको मिसाल बताता हूं कैसे करना है। चंद साल पहले आईएसआईएस नाम का एक तंजीम आया था, एक टेरर ग्रुप आया था आईएसआईएस, सीरिया और इराक में। इस आईएसआईएस ने ओपनली सबके खिलाफ दुश्मनी मोड़ ली, सबको कहा आओ कत्लेआम करो, बम ब्लास्ट करो। पूरे दुनिया से मुसलमानों को लोग बुला रहे थे, सोशल मीडिया के थ्रू कैंपेनिंग कर रहे थे। पूरे दुनिया के लोग एकदम परेशान थे। यूरोप जैसा एक मॉडर्न वेस्टर्न स्टेट, वहां से 4000 से ज्यादा लोग मुसलमान आईएसआईएस में चले गए थे। रशिया से 7000 तक लोग गए थे। अरब ममालिकों से हजारों लोग चले गए थे। सब लोग डर रहे थे। इंडिया के अंदर 20 करोड़ मुसलमान हैं। इंडिया के अंदर 20 करोड़ मुसलमान हैं और आईएसआईएस बहुत मेहनत कर रहा था इंडिया के मुसलमानों को आईएसआईएस में भर्ती कराने के लिए। क्या करेंगे, क्या करेंगे? लेकिन आप लोग जानते हैं आज पूरी दुनिया की सिक्योरिटी एजेंसीज इंडियन मुस्लिम्स की तारीफ कर रहे हैं। आपको पता है पूरे इंडिया से 20 करोड़ मुसलमानों में से कितने लोग आईएसआईएस को गए? कितने लोग आईएसआईएस को गए? 80 लोग। 80 लोग। यूरोप से 4000, रशिया से 7000, अरबों से 1000, अमेरिका से 1000, इंडिया से 80। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस मुल्क के अंदर रहने वाले मुस्लिम तंजीमें
पॉपुलर फ्रंट जैसी तंजीम, इस मुल्क के अंदर रहने वाले बड़े बड़े उलमा, इस मुल्क के अंदर रहने वाले बड़े बड़े सूफी हजरात, इन सब लोगों ने दिन रात काम किया, इस मुल्क के मुस्लिम नौजवानों को बताया कि आईएसआईएस इस्लाम के खिलाफ है, आईएसआईएस इस्लाम नहीं है, वो इस्लाम मुखालिफ ताकत है। और इस वजह से पूरे के पूरे मुल्क इंडिया में, पूरे के पूरे इंडिया में आईएसआईएस फेल हो गया। पॉपुलर फ्रंट जैसी तंजीम, हमने आईएसआईएस के खिलाफ 1 महीने का कैंपेन चलाया था। हमने कहा था आईएसआईएस इस्लाम नहीं है, आईएसआईएस और आरएसएस एक ही लोग हैं, एक ही सिक्के के दो कड़ी हैं। अब मैं हिंदू धर्मगुरुओं से कहता हूं, जो काम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने किया, मुस्लिम तंजीमों ने किया, अब वो काम आपको करना है। अब आपको अपने कम्युनिटी के अंदर जो कट्टरपंथी चीजें आ रही है, उस कट्टरपंथी को आपको रोकना पड़ेगा। इससे नुकसान हमें तो नहीं होगा, हमें तो कुछ भी नुकसान नहीं होगा, इससे नुकसान आप लोगों को ही होगा। आपने देखा जब राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था, हिंदू धर्म के गुरु कौन है, हिंदू धर्म के लीडर कौन है? हम छोटे थे, हमने सुना था हिंदू धर्म के लीडर शंकराचार्य है, हमने सुना था शंकराचार्य है, हमने सुना था बड़े बड़े संत हैं। लेकिन जब वहां पर भूमि पूजन हो रहा था, कौन था वहां भूमि पूजन में? मोहन भागवत था, नरेंद्र मोदी थे, योगी और गुजरात की बीजेपी की गवर्नर, यानी आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर राम मंदिर की भूमि पूजन की। कहां गए शंकराचार्य, कहां गए हिंदू धर्म के पूरे लीडर्स? आप लोग समझिए, ये आरएसएस और बीजेपी ने हिंदू धर्म को हाईजैक कर लिया है। इससे प्रॉब्लम हमें होने वाला नहीं, आपको होने वाला है, क्योंकि आप लोग इररिलेवेंट हो जाएंगे, आप लोग इररिलेवेंट हो जाएंगे। उसका असर आप लोग देख रहे हैं कि अगर कोई भी एक दिमाग रखने वाला, कोई एक हिंदू संत अगर आरएसएस बीजेपी के खिलाफ एक अल्फाज भी बोलते हैं, उसके पीछे ईडी आ जाता है, उसके पीछे एनआईए आ जाता है, उसके पीछे इनकम टैक्स आ जाती है। तो यहां पर हिंदू धर्म गुरुओं को भी बड़ा रोल प्ले करना है। दूसरा रोल पॉलिटिकल पार्टी से मैं कहता हूं, देखिए ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है, आप लोग, आपका ये बैलेंसिंग हिंदुत्व अब नहीं चलेगा, आपका ये बैलेंसिंग हिंदुत्व अब नहीं चलेगा। आज अफसोस इस बात का हो रहा है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी ने मुसलमानों को इनविजिबल बना दिया, मिस्टर इंडिया बना रहे, हम नजर ही नहीं आते, हम नजर ही नहीं आते किसी को, हमारे प्रॉब्लम किसी को भी नजर नहीं आता। अगर आपको सेक्युलरिज्म की फिक्र है तो आपको सेक्युलरिज्म के लिए काम करना पड़ेगा। आप आकर सिर्फ हमारे सामने बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है, ये दुआई देकर हमारे पास नहीं आ सकते। अगर आपको बीजेपी को हराना इतना जरूरी है तो आपको सेक्युलरिज्म को प्रमोट करना पड़ेगा। और तीसरी चीज, आखिरी बात, मुस्लिम उम्मत को भी इसमें रेडी होना है, मुस्लिम तंजीमों को रेडी होना है, मुस्लिम उलमाओं को रेडी होना है। देखिए अगर आप लोग ये सोच के बैठेंगे कुछ बोलने से प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा, तो मेरे राय में तो बहुत बड़ी एक बेवकूफी है। बाबरी मस्जिद का इशू आने के टाइम यही लोगों ने कहा था खामोश रहो, खामोश रहो, दे दो एक मस्जिद पूछ रहे हैं ना, दे दो, दे दी एक मस्जिद। क्या हुआ? अब काशी चाहिए, मथुरा चाहिए और 40,000 मस्जिदें चाहिए। क्या इतनी भी अक्ल नहीं है? इन्हें कभी भी मंदिर से मोहब्बत नहीं थी, ये तो पॉलिटिक्स था। आज आप लोग कह रहे हैं लड़कियों को हिजाब निकालो, हिजाब निकालो। अगर लड़कियां हिजाब निकालेंगी, कल कहेंगे मार्केट में भी हिजाब मत पहनो, फिर कहेंगे आजान मत दो, फिर कहेंगे नमाज मत पढ़ो। आप लोग सोचते हैं कि रुकने वाला है? देखिए जब भी जुल्म होता है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ये इंसानी फितरत है। जब इंसान अपने इस नेचुरल फितरत को छोड़ देता है तब अन्याय और आगे और बढ़ जाता है। तो यहां पर इंडियन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम उलमा, मुस्लिम पॉलिटिशियन लीडर्स, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि हमें होश में आना चाहिए। इस देश को बचाना, इस सेक्युलरिज्म को बचाना, रिपब्लिक को बचाना, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुसलमानों की है, क्योंकि इस मुल्क के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत खून बहाया है। अगर उस खून का हमें हक अदा करना है तो आज हमें इस मुल्क को बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। और आखिरी बात, चंद लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं कुछ करूंगा, अगर मैं हक की बात करूंगा, मुझ पर केस आएगा, मुझे जेलों में डाला जाएगा। मैं एक वाकया बताता हूं। जब हम लोग छोटे थे, हमारे सामने उम्र वाले 80-90 साल के लोग आते थे, हम उनसे पूछते थे आप ब्रिटिश के जमाने में थे क्या? वो कहते थे हाँ मैं ब्रिटिश के जमाने में था। हम लोग उससे पूछते थे ब्रिटिशों ने आपको जेल में डाला था क्या? उन्होंने कहा नहीं, मैंने ब्रिटिशों ने मुझे जेल में नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? नहीं, मैंने ब्रिटिशों के खिलाफ कुछ किया ही नहीं, इसलिए उन्होंने जेल में डाला ही नहीं। तो हम छोटे बच्चे उनसे कहते थे भाई ये तो बड़ी शर्म की बात है, इंडिया में इतना बड़ा एक जालिम ब्रिटिश था, आपने ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी नहीं किया।
वैसा ही होने वाला है, याद रखिए। आज से 60-70 साल बाद जब आप लोग उम्र वाले हो जाएंगे, उस वक्त के छोटे छोटे बच्चे आपसे पूछेंगे, जब इंडिया के अंदर ये बीजेपी हुकूमत कर रही थी, जब ये लोग हक को छीन रहे थे, क्या उस वक्त आप इंडिया में थे? आप लोग कहेंगे हाँ मैं इंडिया में था। वो बच्चे आपसे पूछेंगे क्या प्रॉब्लम हुआ आपको? आप कहेंगे मुझसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तब वो छोटे छोटे बच्चे कहेंगे इसका मतलब जब इतना बड़ा एक जुल्म चल रहा था, देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, देश की माइनॉरिटीज को खत्म करने की कोशिश जा रही थी, उस वक्त भी आपने कुछ नहीं किया, तो आपने किया। तो अगर ये जिल्लत से हमें बचना है तो आज हमें हमारे हक के लिए बात करना जरूरी है। मैं वापस आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं उस प्रोग्राम में आने के लिए। तो आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।